नमस्कार स्टूडेंट्स, परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को डिटेल में समझेंगे। ये पोएम कैरोलिन वेल्स ने लिखी है और इसमें वाइल्ड एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन एक यूनिक और डार्क ह्यूमर को देकर कराई गई है। सर, इसका मतलब ये पोएम एनिमल्स के बारे में नॉलेज भी देगी और ह्यूमर भी होगा। बिल्कुल, इस पोएम में एनिमल्स की पहचान उनके डेंजरस बिहेवियर से कराई गई है। मतलब जब तक आपको पता चलेगा तब तक वो अटैक कर चुके होंगे। थैंक यू सर। मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए परीक्षा प्लस के साथ बने रहना। नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता पर बात करने वाले हैं जिसे पढ़कर सच कहूं तो मैं एक ही साथ हंस भी रहा था और थोड़ा डर भी रहा था। हाँ, ये तो इस कविता का असर ही कुछ ऐसा है। हाँ, ये कैरोलिन वेल्स की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है और ये हमारे एक श्रोता के अनुरोध पर है जो इसके हास्य और साहित्यिक अंदाज की परतों को खोलना चाहते थे। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस कविता की आत्मा ही यही है। ये गाइड बुक होने का दिखावा करती है, लेकिन असल में ये एक, आप कह सकती हैं, एक मजेदार साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब कवि हमें प्रकृति की उस खतरनाक सुंदरता से मिलवाती हैं जिसे हम अक्सर, जैसे डिस्कवरी चैनल पर, एक सुरक्षित दूरी से देखते हैं। सही बात है। यहाँ कोई दूरी नहीं है, यहाँ खतरा बिल्कुल सामने है और हमारा एकमात्र हथियार है हंसी। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैरोलिन वेल्स खतरे को हास्य में कैसे बदल देती हैं और ऐसा करके वो हमें प्रकृति और शायद खुद के बारे में क्या सिखाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस अजीब और मजेदार जंगल में उतरते हैं। चलिए, और इस जंगल का पहला बड़ा जानवर है एशियाई शेर। हाँ, एशियाई शेर। कविता की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। और फिर शेर को पहचानने का जो तरीका बताया है वो तो कमाल है। हाँ, एक बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर जो ऐसे दहाड़े कि आपकी जान ही निकल जाए। वो आखिरी लाइन, इफ ही रोर्स एट यू एज यूर डाइंग, ये एक ही साथ बहुत मजेदार भी है और डरावनी भी। यही तो इस कविता का जादू है। इसी को डार्क ह्यूमर कहते हैं। डार्क ह्यूमर? हाँ, एक ऐसी स्थिति से हास्य निकालना जो असल में बहुत गंभीर या भयावह हो। कवि यहाँ पहचान के 3 लक्षण देता है। जगह यानी पूर्व के जंगल, ठीक है, रंग यानी पीला भूरा या टॉनी, और आवाज, एक जानलेवा दहाड़। लेकिन मजा ये है कि जब तक तीसरा लक्षण कंफर्म होता है तब तक पहचानने वाला ही नहीं रहता। बिल्कुल, यही तो वो मजेदार विरोधाभास है। और उस डाइंग शब्द के इस्तेमाल पर भी मेरा ध्यान गया। डाइंग की जगह डायन क्यों? क्या ये सिर्फ लाइन के साथ तुकबंदी के लिए है? देखिए, तुकबंदी यानी राइम स्कीम को बनाए रखना इसका एक कारण जरूर है, जिसे हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। पोएटिक लाइसेंस? हाँ, लेकिन इसका असर उससे भी गहरा है। डाइंग एक औपचारिक व्याकरण की दृष्टि से सही शब्द है। हाँ। डायन थोड़ा आम बोलचाल का, अचानक और ज्यादा घबराहट भरा लगता है। वो आपको व्याकरण की शुद्धता से निकालकर सीधे उस खतरनाक हाफते हुए पल में फेंक देता है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब भाषा का हर चुनाव हमें उस अनुभव की ओर करीब ले जा रहा है। एकदम। तो अगर शेर अपनी दहाड़ से चेतावनी दे रहा है तो अगला जानवर तो बिल्कुल चुपचाप आता है, बंगाल टाइगर। हाँ, शेर की दहाड़ में फिर भी एक दूरी है, एक चेतावनी है। टाइगर के साथ तो कोई चेतावनी ही नहीं है। कवि कहता है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ग्रीट यानी स्वागत करना। कितना विनम्र शब्द है एक जानलेवा हमले के लिए। यही तो बात है। और फिर पहचान का नियम, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। ये लाइन मेरी पसंदीदा है। ये इतनी बेतुकी और सीधी है। सबूत चाहिए, बस अपनी मौत का इंतजार करो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि इतने खतरनाक जानवर को कभी नोबल वाइल्ड बीस्ट यानी एक शाही जंगली जानवर कहता है। ऐसा क्यों? ये इस कविता की एक और खूबसूरती है। एक तरफ कवि उसके जानलेवा स्वभाव का मजाक उड़ा रहा है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ नोबल शब्द का इस्तेमाल करके वो उस जानवर की सुंदरता, उसकी शक्ति और उसके रुतबे का सम्मान भी कर रहा है। अच्छा। ये दिखाता है कि कवि प्रकृति की प्रशंसा करता है उसकी क्रूरता के बावजूद। वेल्स हमें याद दिला रही है कि प्रकृति हमारी नैतिकता के पैमानों से नहीं चलती। टाइगर का मारना उसकी प्रकृति है और उस प्रकृति में एक तरह की राजसी शान है। तो शेर की धाड़, टाइगर का हमला, और अब आता है तेंदुआ जिसका हमला इन दोनों से अलग है। कविता कहती है, whose hide with spots is peppered. पेपर्ड,
काली मिर्च की तरह धब्बों वाला। कितना अच्छा विवरण है। बहुत अच्छा। लेकिन फिर आता है he'll only lap and lap again। ये लैप शब्द मुझे बहुत अजीब लगा। हाँ, ये सिर्फ तुकबंदी से ज्यादा है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। लेप असल में लीप यानी छलांग का ही एक काव्यात्मक रूप है जो लेपर्ड के साथ लय बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। लेकिन इसका असर देखिए। लीप एक तरह से सधा हुआ एक्शन लगता है। लेप छोटा और कटा हुआ शब्द होने की वजह से ज्यादा तेज, ज्यादा आक्रामक और बार बार होने वाले हमले का एहसास देता है। बिल्कुल। लेप एंड लेप अगेन पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे तेंदुआ आप पर लगातार बिना रुके झपट रहा है। और अगली ही लाइन इस एहसास को और पुख्ता करती है। "'Twill do no good to roar with pain", यानी दर्द से चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बहुत निर्मम बात है। हाँ, क्योंकि वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगा। ये लाइन तेंदुए के हमले की निरंतरता और उसकी क्रूरता को दिखाती है। लेकिन कविता का लहजा इतना हल्का फुल्का है कि ये खतरनाक हकीकत भी एक मजाक की तरह लगती है। यही इस पूरी कविता की कला है, खतरनाक सच को एक मीठी गोली में लपेट कर देना। हाँ, कि हम उसे हंसते हंसते निगल जाएं। अच्छा, अभी तक हमने उन जानवरों की बात की जो दहाड़ते हैं या हमला करते हैं, लेकिन अगला जानवर तो धोखे से गले लगाता है। भालू वाला हिस्सा तो और भी अजीब है। हाँ, वो तो है। कवि कहता है कि अगर कोई जानवर आपको बहुत कसकर हग करे तो समझ जाइए कि वो भालू है। लेकिन हग जैसे प्यार भरे शब्द का इस्तेमाल करके क्या कवि उस हमले की भयावहता को कम नहीं कर रहा? ये एक बेहतरीन सवाल है। असल में वो भयावहता को कम नहीं कर रही हैं, बल्कि उसे और बढ़ा रही हैं। इसे विडंबना कहते हैं, यानी आयरनी। आयरनी। जब आप एक प्यार भरे शब्द जैसे हग या कैरेस का इस्तेमाल एक जानलेवा हमले को बताने के लिए करते हैं, तो ये उस स्थिति को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। ये हमारे भरोसे पर चोट करता है। हाँ, क्योंकि हक को सुरक्षा से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ वही मौत का कारण है। बिल्कुल। और ये अंग्रेजी के बेर हग वाले मुहावरे से भी जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। बेर हक का मतलब ही है किसी को बहुत कस के प्यार से गले लगाना। तो कवि इस आम मुहावरे के साथ खेल रहा है। वो इसके शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों को एक साथ पेश कर रहा है। ये एक ही समय में चतुर भी है और भयावह भी। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। अब तक हमने जानवरों को उनके शारीरिक हमलों से पहचाना, लेकिन अगला जोड़ा तो और भी मजेदार है। लकड़बग्गा और मगरमच्छ। हाँ, क्योंकि कवि हमें उन्हें उनके चरित्र से पहचानने को कहता है। हाँ, और यहाँ कवि सीधे सीधे इंसानी भावनाओं को जानवरों पर थोप रहा है। कविता कहती है, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, बट इफ दे वीप देयर क्रोकोडाइल्स। यानी लकड़बग्घे मुस्कुराते हुए लगते हैं, जबकि मगरमच्छ रोते हुए। ये उनके चेहरे की बनावट की वजह से होता है, लेकिन कवि इसे उनके व्यक्तित्व की तरह पेश करता है। और मगरमच्छ के आंसू यानी क्रोकोडाइल टीयर्स का मुहावरा तो वो तो बहुत मशहूर है, झूठा दुख दिखाना। हाँ, और कवि उसी आम धारणा का चतुर इस्तेमाल कर रहा है। कविता में एक शब्द है नॉन प्लस, जिसका मतलब होता है चकित या भ्रमित हो जाना। अच्छा। तो एक नया व्यक्ति इन दोनों के व्यवहार को देखकर भ्रमित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही धोखेबाज लगते हैं। एक झूठी मुस्कान के साथ, दूसरा झूठे आंसुओं के साथ। हम विशाल शिकारियों से होते हुए इन धोखेबाज किरदारों तक आ गए हैं, लेकिन कविता का आखिरी जानवर तो धोखे का उस्ताद है। एक ऐसा जानवर जिसे आप देख ही नहीं सकते, गिरगिट। हाँ, यहाँ के लाइनें तो दिमाग घुमा देने वाली हैं। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज द कमीलियन यू सी। मुस्कुराते हुए ये एक क्लासिक विरोधाभास है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, सही। एक ऐसी बात कहना जो पहली नजर में गलत या असंभव लगे, लेकिन गहराई से सोचने पर सच साबित हो। कुछ नहीं देखकर कुछ को पहचानना। ये तो कमाल की बात है। ये गिरगिट की छिपने की कला यानी कैमोफ्लाज पर अब तक की सबसे चतुर और मजेदार टिप्पणियों में से एक है। वो अपने माहौल में इतना घुल मिल जाता है कि वो अदृश्य हो जाता है, और जब आपको पेड़ पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखता तो असल में आप गिरगिट की कामयाबी को ही देख रहे होते हैं। वाह, मैं अब से हर खाली पेड़ को शक की नजर से देखूंगा। हंसते हुए। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि इस हास्य के साथ साथ कवि उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी देता है। हाँ, जैसे कि वो छोटा होता है, छिपकली जैसा दिखता है और उसके कान या पंख नहीं होते। सही कहा। ये कविता सिर्फ मजाक और कल्पना की उड़ान नहीं है, इसमें जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े भी छिपे हैं।
ये हमें सिखाती है कि सीखना हमेशा गंभीर या उबाऊ नहीं होना चाहिए। शायद हास्य के जरिए दी गई जानकारी हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। बिल्कुल। गिरगिट का ये हिस्सा सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि प्रकृति में सबसे अद्भुत चीजें अक्सर हमारी नजरों से छिपी होती हैं। हमें उन्हें देखने के लिए अपना नजरिया बदलना पड़ता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कविता एक सफर की तरह है। हम बड़े और साफ दिखने वाले खतरों जैसे शेर और टाइगर से शुरू करते हैं। हाँ। फिर धोखे और विडंबना यानी भालू और लकड़बग्गे की ओर बढ़ते हैं और अंत में उस खतरे पर पहुंचते हैं जो अदृश्य है, गिरगिट। बहुत खूबसूरत सारांश है। ये सिर्फ जानवरों की लिस्ट नहीं, बल्कि खतरे की बदलती प्रकृति का भी एक तरह का विश्लेषण है। और ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही निर्मम भी हो सकती है। और कभी-कभी उस खतरे को समझने और उसके साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका शायद उस पर हंसना ही है। ये डर को कम नहीं करता, लेकिन उसे सहने लायक बना देता है। तो इस पूरी मजेदार और थोड़ी डरावनी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली आखिरी बात क्या होगी? तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी। ये कविता मजेदार तरीके से हमें प्रकृति के खतरों को पहचानने और वर्गीकृत करने के तरीके बताती है, पर क्या ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर नहीं करती कि इंसान कैसे हर चीज को, यहाँ तक कि अपनी मौत के पल को भी एक सिस्टम में बांधने और समझने की कोशिश करता है? क्या ये जानने की हमारी इच्छा, ये हर चीज को लेबल करने की हमारी आदत हमारे अपने अस्तित्व के डर से भी बड़ी है?